जय हिंद। शुरू करते हैं आज का टॉपिक मगध का उत्कर्ष। इससे पहले हम लोग महाजनपद काल को बहुत अच्छी तरह पढ़े थे, समझे थे। उसका जस्ट वहाँ तक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था महाजनपद। आज आपके लिए टॉपिक है, आज का चैप्टर है मगध का उत्कर्ष। तो सबसे पहले समझते हैं 16 महाजनपद जो थे, मैंने उस चैप्टर में भी आपको बताया था। सबसे शक्तिशाली जनपद था, महाजनपद था, वो आपका मगध था। मगध तो जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, फिर उसकी कोशिश रहती है दूसरे राज्यों को भी जीतो, दूसरे क्षेत्रों को भी जीतो और उसका यूनिफिकेशन करो, उसको एक करो। तो यही प्रोसेस यहाँ पर प्रारंभ हुई। तो इसमें हम देखें बहुत सारे रीजन, वैसे मगध के व्यापार बहुत सारे रीजन भी थे। जो मगध अपना महाजनपद भी पढ़ते थे, उसके बहुत सारे रीजन भी थे दे रखे हैं, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक। लेकिन इसका मैं बता देता हूँ। आर्थिक तो था ही, क्योंकि बहुत सारे नई नई तरीके से कृषियाँ होने लगी थी। बच्चों को उपजाऊ भूमि पर बहुत सारी तरीके से लोग कृषि कर रहे थे। हालांकि जब वैदिक काल उससे पीछे जाते हैं, उससे पहले मैंने पूरा पाषाण काल पढ़ाया, तब इतना लोहे की खोज भी नहीं थी। तो एक तरह से ये हुआ कि लोहे की खोज हो गई, बहुत सारे यंत्र लोहे से बन गए, कृषि क्षेत्र के नवीन उपकरण बन गए, तो उनके द्वारा आर्थिक उन्नति हुई। प्लस राजनीतिक रूप से भी जो बहुत सारे उस टाइम के राजा थे हमारे, उनके अंदर भी राजनीतिक लोभ लुभावना शुरू हो गई। कहने मतलब उनकी चेष्टा से हुई किसी को जीतो मिलाओ, तो राजनीतिक भी था। तो बहुत सारे भौगोलिक रीजन भी थे। भौगोलिक परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई जिससे, एक तो भौगोलिक परिस्थिति ऐसी बनी जैसे जिससे पहले महाजनपद का उदय हुआ और फिर इसके बाद धीरे धीरे उनका एक होना भी शुरू हो गया। तो मगध का संस्थापक माना जाता है बृहद्रथ। मगध का संस्थापक, जो मगध आपका महाजनपद था, इसका संस्थापक माना जाता है बृहद्रथ। अगर मगध पर बात करें तो महाजनपद के बाद उसके बहुत सारे वंश की स्थापना हुई राजाओं द्वारा। तो सबसे पहला वंश था मगध पर, जो अपना मगध महाजनपद था, से पहला वंश की स्थापना हुई हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद स्थापना हुई, आगे और क्रम बढ़ा, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद स्थापना हुई इसमें नंद वंश, और नंद वंश के बाद स्थापना हुई मौर्य वंश। अशोक का नाम सुना, अशोक इसी मौर्य वंश में था, चंद्रगुप्त मौर्य था यहाँ से। तो ये जो मगध आपका महाजनपद है, मैं बता रहा हूँ, उस पर जो वंशों की स्थापना हुई उनका क्रम आप याद रखना। पहला हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश, चौथा मौर्य वंश। एग्जाम में कभी क्रम पूछ लेते हैं, क्रम से ऑर्डर में गिराओ, कौन पहले है कौन बाद में। तो इनका नाम याद रखना बहुत जरूरी है क्रम से। पहला प्रश्न आपका यहाँ से बनता है। आगे बात करते हैं, लिखा भी हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, ये लिखा है। अब देखते हैं हर्यक वंश, जो सबसे प्राचीन वंश है। तो हर्यक वंश की स्थापना की थी बिंबिसार में 544 बीसी में, बिंबिसार में। और इसमें उस टाइम की मगध की राजधानी को बनाया राजगिरह। मगध की राजधानी का बनाया राजगिरह। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा, एक इसका राजवैदिक था जीवक। इसमें से माता बुद्ध की सेवा में, और अवंती के राजा थे चंद्रप्रदोष, उन्हें जो रोग हो गया था जॉन्डिस वगैरह, तो उनकी सेवा में इनको भेजा था बुद्ध की। और अवंती मतलब जो जीवक राजवैद था, उन्हें बुद्ध की सेवा में, बुद्ध को कुछ बीमारी वगैरह, बुद्ध एवं अवंती जो साथ में राजा एक नाम था, जिनका पूरा नाम था चंद्रप्रदोष, ये अवंती के राजा थे, तो इनकी सेवा में भेजा था। आप याद रखना, कभी कभी राजवैद का नाम, जीवक का नाम पूछ लेते हैं कभी कभी। दूसरा, इसने विवाह किया, एक 3 इसके विवाह हुए, इसने 3 मैरिज की, 1 2 3। एक क्षेमा भादर देश की राजकुमारी चेलना, ये लिखा चेलना, ये वैशाली से थी। और एक लिखा महाकोशला, ये थी आपकी कौशल देश से। जो महाजनपद पढ़े थे उन्हीं में से कौशल था, उन्हीं में वैशाली था। तो यहाँ से थी मैरिज हुई। यहाँ प्यार रखना क्या है कुछ पॉइंट। आगे फिर अगला इस वंश में अगला राजा है अजातशत्रु। देखो इसने क्या किया, इस वंश को देखो, हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। पितृहंता वंश, पितृहंता वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि आने वाला इनका जो अगला, मतलब हमसे हर किसी पुत्र ने अपने पिताजी को मतलब एक तरह से समाप्त कर दिया और उनका राजा बन गया। तो इस वजह से इसे पितृहंता वंश कहा जाता है। तो अजातशत्रु आया, इसमें इनको बिंबिसार को मार दिया, खुद राजा बन गया। क्योंकि पितृहंता वंश है, इसका मतलब ही है उसका लड़का उसको मारेगा, उसका लड़का इसको मारेगा। तो इसका उपनाम ध्यान रखना है, अजातशत्रु का उपनाम है कुड़े। इसका उपनाम है। 492 बीसी पर मगध की गद्दी पर बैठता है
इसकी सिग्निफिकेंस ये है, प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन इसी के टाइम होता, मैंने आपको पढ़ाया था महात्मा बुद्ध वाले चैप्टर में बौद्ध धर्म में, एक प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन 483 BC में अजातशत्रु के टाइम में हुआ था, इसके संरक्षण में हुआ था। ठीक है, फिर इसके बाद आया उदयन। उदयन ने क्या किया, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की एवं उसको राजधानी बनाया। तो पूछा जाता है कि आपने कभी की पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की, उदयन ने। उसको राजधानी किसने बनाया, उदयन ने। अच्छा, ये तो वंश का राजधानियों का क्रम कभी कभी पूछ लिया जाता है, कभी कभी राजधानियों का क्रम पूछ लिया जाता है। मगध की पहली, मगध पर पहले राजधानी कहाँ थी, फिर उसके बाद कहाँ थी। देखो मगध पर शुरुआत में राजधानी लोग बनाते हैं राजगिरा, कहाँ बनाते हैं, राजगिरा। फिर शहर होती है पाटलिपुत्र जाते हैं, पाटलिपुत्र के बाद फिर उनकी अगली राजधानी बनती है वैशाली, और वैशाली के बाद सबसे बनती है पाटलिपुत्र। तो जैसे हम लोगों ने इस मगध के अपने जैसे वंश क्रम याद किए, वैसे उनकी राजधानी क्रम याद करेंगे। पहले पर राजगिरा, दूसरे पाटलिपुत्र, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र। राजधानी चेंज होती रही, विभिन्न राजाएं चेंज करते रहे अपनी सुविधा के हिसाब से। फिर इसके बाद दूसरा वंश आता है शिशुनाग वंश मगध पर। तो शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी, और इसकी राजधानी वैशाली, इन्होंने राजधानी की वैशाली में आई। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, अवंती को सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, अवंती जो महाजनपद था उसको मगध में मिलाया। अच्छा, अजातशत्रु ने भी एक इम्पोर्टेंट काम किया था, काशी एवं वैशाली, काशी एवं वैशाली को उसने जीता था और मिलाया था मगध में, तो ध्यान रखना। फिर इसके बाद आया शिशुनाग वंश का राजा कालाशोक, इसने राजधानी बनाई अपनी पाटलिपुत्र, याद रखना पाटलिपुत्र। और इसके टाइम आपको फिर से ध्यान होगा 5 बौद्ध काउंसिल हुई थी। तो पहली इनके टाइम में अजातशत्रु के, तो दूसरी बौद्ध काउंसिल हुई वो कालाशोक के टाइम में हुई। किसके संरक्षण में हुई, कालाशोक। फिर मगध पर इनके बाद नंद वंश की स्थापना होती है महापद्म नंद द्वारा। इसे महापद्म, तो इस वंश की स्थापना किसने की, महापद्म नंद ने। इसको एक उपाधि दी गई थी, ध्यान रखना, एक राज की उपाधि। अच्छा, राजा पुराने समय में उपाधियां ग्रहण करते थे अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने सम्मान के लिए। अभी आप इसमें बहुत सारी उपाधियां पढ़ोगे कि विष्णु उपाधि किसने धारण की, बराह की उपाधि किसने धारण की, तो और सारी उपाधियां पढ़ेंगे। ठीक है, घटोत्कच दिखाया था प्रथम, उसने उपाधियां धारण की थी। जो लोग सामंत मतलब, चलो उसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा आपसे आगे की, ताकि आप समझते हैं। पुराणों में से परशुराम का द्वितीय अवतार कहा गया। पुराणों में से इस महापद्म को परशुराम का द्वितीय अवतार कहा जाता है। रीजन, ये बहुत ही शक्तिशाली था, बहुत ज्यादा। इसने अपने टाइम कलिंग जीता। देखो ये भी ध्यान रखना, इन्होंने काशी और वैशाली को जीता, इन्होंने अवंती को जीता, फिर इन्होंने यहाँ पे आके कलिंग को जीता पहली बार। अब कलिंग में जैन गुरु या जैन धर्म के संबंधित थे जिनसेन, उनकी मूर्ति लाके कहाँ पे स्थापित कर दी, मगध में। तो याद रखना इस बात को। फिर इस वंश का अंतिम शासक होता है घनानंद। फिर घनानंद के बाद सिकंदर आक्रमण करता है 326 BC में, आपको पता होगा अच्छी तरह से। और फिर इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य आगे जाके यहाँ पर मगध पर कौन सी वंश की स्थापना करेगा, मौर्य वंश की। ठीक है फ्रेंड्स, मौर्य वंश अगले अध्याय में आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।